सीआरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में अब कुछ चुनिंदा घंटे ही बाकी हैं। मैं कहूंगा साथियों, अब सिर्फ मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में साथियों डिक्टो आपको दिखाई देगा, यानी कि कोई इधर उधर का सिलेबस नहीं, कोई इधर उधर के टॉपिक नहीं, सिर्फ वही जो हूबहू आपकी परीक्षा में आपको साथियों देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में अगर आपने एंट्री कर दी है तो मैं कहूंगा आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। इन सभी सवालों को साथियों देखिए और अपनी परीक्षा को पास कर लीजिए। आज की इस वीडियो में साथियों पूरे पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर साथियों जीके के 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद साथियों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर के सवाल लिए गए हैं और उसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल और मैथ के सवाल। तो इस पूरे पेपर के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को साथियों क्लियर कर सकते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए लिथियम ही सबसे हल्की धातु होती है। अगला देखिए कह रहे भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील का नाम क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील का नाम क्या है, वूलर झील है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए रूस की क्रांति यानी कि रूसी क्रांति साथियों कब हुई थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सीमांत गांधी, जिसको फ्रंटियर गांधी कह सकते हैं, इसके नाम से किनको जाना जाता था साथियों, मुझे बताइए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो फ्रंटियर गांधी इनको कहा जाता था, यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद देखिए साथियों कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से साथियों सरोजनी नायडू को पुकारा जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए कम समय है तो बहुत तेजी के साथ हम लोग यहां पर चलेंगे, क्योंकि साथियों इस कम समय में आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीजें पढ़ना चाहिए, वही चीजें पढ़ना चाहिए साथियों जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। होम रूल आंदोलन साथियों किसके द्वारा चलाया गया, देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी होम रूल आंदोलन चलाया गया था और एनी बेसेंट के द्वारा भी चलाया गया था। लेकिन जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए साथियों कहा जा रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो 1757 में ही साथियों प्लासी का युद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या गृह मंत्री। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह साथियों अजमेर में है या बनारस में है या दिल्ली में, हैदराबाद में है, तो ये आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके गुड फ्राइडे किससे संबंधित है साथियों, बताइए। गुड फ्राइडे क्या ईसा के जन्म को कहा जाता है, ईसा की सूली वाले दिन को कहा जाता है, ईसा के पुनर्जन्म को या अंतिम भोजन को, तो मैं कहूंगा ईसा की सूली आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम क्या था साथियों, तो बाबा ऋषभदेव की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर यही तो थे, ऋषभदेव। उसके बाद देखिए कह रहे कि गीत गोविंद यानी कि गीति काव्य के कवि कौन है, तो गीत गोविंद गीति काव्य के कवि कौन है साथियों, जयदेव है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, स्वामी शिवानंद होना चाहिए, यानी कि दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी शिवानंद थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह भी साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये तो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। युआन किस देश की मुद्रा है, तो ये साथियों चीन देश की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है, युआन चीन देश की मुद्रा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पूना पैक्ट यानी कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे है, तो दलित वर्ग से, ईसाई वर्ग से, सिख वर्ग से या मुस्लिम वर्ग से, तो दलित वर्ग से है। क्या साथियों पूना पैक्ट समझौते का संबंध दलित वर्ग से है, यह आपको मालूम होना चाहिए। भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो आर्यभट्ट था, मैटसेट था, रोहिणी था या भास्कर था, तो आपका जवाब साथियों यहां पर आर्यभट्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, आर्यभट्ट यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। साथियों अभी देखिएगा, अभी साथियों क्योंकि आपके 50 सवाल आएंगे और लगभग 8 से 10 क्वेश्चन साथियों आपको करंट अफेयर के दिए जाएंगे आपके रियल एग्जाम में। तो करंट अफेयर के हम लोग पूरे 20 क्वेश्चंस देखेंगे टॉप लेवल के, और उसके बाद साथियों लगभग 20 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे रीजनिंग के, और साथियों मैथ के भी यहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप बने रहिए, क्योंकि साथियों जो पूरा युद्ध लड़ता है जीतता अंत में वही है। अगर आप आधे युद्ध से छोड़कर भागेंगे तो ये समझ लीजिए परीक्षा में भी पूरा पेपर करने का आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन आएंगे साथियों, बहुत ज्यादा 120 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसको अपने लिए तैयार करना चाहते हैं कि भाई वो आप आराम से कर दो,
दो। तो आप ये लंबी लंबी क्लासेस देखा करिए, इससे आपकी आदत पड़ेगी। अगर इसको नहीं आप ले पा रहे हो, पढ़ के नहीं आप बैठ पा रहे हो, तो ये समझ लीजिए परीक्षा में आप बेहाल हो जाओगे आधे पौन घंटे में। फिर आप यही कहोगे कि पेपर वेपर हटाओ इसको, मुझे अब उठ के जाना है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए साथियों कि आप 2 घंटे कहीं पर बैठ सकते हो, कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास ले सकते हो। अगर ले सकते हो तो परीक्षा में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और मैं कहूंगा आपसे कि मैं आपको इतना पेपर के अकॉर्डिंग कंटेंट दे दूंगा कि जहां से आपके एग्जाम में रियल डिक्टो क्वेश्चंस देखने को मिले। चलिए, तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो साथियों चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही एनालिटिक इंजन का निर्माण किया गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए कह रहे कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइए। तो ये तबला वादक थे, वायलिन वादक थे, सितार वादक थे। ये तो तबला वादक थे। गुदई महाराज साथियों ये तबला वादक थे, तबला बजाया करते थे। ये निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? तो इसमें से देव नृत्य की अगर बात करें तो कचिपुड़ी जो है ना साथियों, ये एक देव नृत्य है। क्या है साथियों? ये एक देव नृत्य है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, ये पंक्ति किसने कही थी साथियों, बताइए। तो ये पंक्ति तो कबीरदास की है। किसकी है साथियों ये पंक्ति? ये पंक्ति कबीरदास की है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यहां पर मैं आपको बता था। उसके बाद देखिए तोता हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को साथियों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों 1951-52 में हुआ था। कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो थार मरुस्थल आपको बता देना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो साथियों पता कहां पर होता है? शुभ मंडल में होता है। क्या? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो होता है वो साथियों शुभ मंडल में होता है। उसके बाद देखिए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। मैं कहूंगा तो आपको ध्यान रखना है साथियों, अंटार्कटिक महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो अंटार्कटिक महाद्वीप को साथियों श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील की जब हम बात करते हैं तो बैकाल झील आपका जवाब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैकाल झील ही विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर साथियों नेपाल में है। कहां पर है साथियों? नेपाल में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है साथियों? शुक्र ग्रह को ही शाम का तारा कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखिए ग्रहों की गति का नियम ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो केपलर के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, मैं कहूंगा केपलर के द्वारा ही ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बताइए साथियों। साथियों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं साथियों मैं कहूंगा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक के लिए कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जब आपका पेपर निकल जाए आप अनसब्सक्राइब कर देना, अपना सिलेक्शन लेकर अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। लेकिन अभी के लिए मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसके बाद जितनी वीडियोज आएंगी ये वीडियोज प्लस वो वीडियोज आपको देखना चाहिए, क्योंकि पेपर इन्हीं वीडियोस में से आएगा। तो इसलिए साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब का बटन साथियों फटाफट दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और बता दीजिए सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है? कहने भाई अकबर ने जो कविराज कहा था वो बीरबल को कहा जा, कविराज भी कहा था और कविराय भी कहा था। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ये कहां पर स्थित है? तो ये तो ग्वालियर में स्थित है। जो तानसेन का मकबरा है ये ग्वालियर में ही स्थित है। जैन ग्रंथ की अगर बात करें कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्पसूत्र के रचयिता साथियों भद्रबाहु थे। कौन थे साथियों? भद्रबाहु थे। जियो और जीने दो ये कथन किसका है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था, जियो और जीने दो। सारनाथ में गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सातु धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध का जो पहला प्रवचन था इसको धर्म चक्र कहा गया है। अगला देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। तो ये 9 अगस्त 1942 में ही साथियों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। 1932 में पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो किसका सीधा संबंध
था साथियों? दलित वर्ग का था। यानी कि अभी मैंने आपको भी बताया था साथियों कि 1932 में जो हमने आपको बताया पूना समझौता, ये दलित वर्ग से संबंधित था। और ये कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। उसके बाद देखिए करो या मरो, यानी कि डू और डाई, ये मंत्र किसने, यानी कि कथन किसके हैं मुझे बताइए? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था साथियों, करो या मरो। साथियों देखिए जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ना, सिंपल सा फंडा है, आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए बस। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक साथियों कौन थे? तो इसके संस्थापक की अगर बात करें तो अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। ठीक है ना? चलिए अगला देखिए, यानी कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो जनरल माइक ओ डायर की हत्या तो ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा साथियों? ऊधम सिंह के द्वारा। अगला देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा गया था। उसके बाद देखिए काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे बताइए? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक की अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल थे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा भाई साहब किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही जय हिंद का नारा दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया डिवाइडेड ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। यानी कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी थी? नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी। बिल्कुल सही साथियों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई थी। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी बताइए? गुप्त काल में। बिल्कुल साथियों, गुप्त काल में ही अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट ये किस चित्रकार की है मुझे बताइए? तो ये पता किसकी है साथियों? ये आपके अंजलि की है। किसकी है? अंजलि की है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय शिवाजी। इसके बाद देखिए करंट अफेयर के सवाल होंगे। ठीक है, करंट अफेयर के सवाल हैं। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये साथियों मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती। किसके लिए साथियों? मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। तो ये 50 सवाल आपके हो गए जीके के। अब 20 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं साथियों, जो बिल्कुल हाल फिलहाल के ही हैं। ठीक है, और वो साथियों यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर की ये करंट अफेयर है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट साथियों 20 क्वेश्चंस हैं। मैं कहूंगा यहां से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे। देखिए राष्ट्रपति यानी कि कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? तो मैं कहूंगा साथियों सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है? तो जापान ने साथियों रूस देश के खिलाफ। किसके खिलाफ? जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा साथियों ये क्रिकेटर है तमीम इकबाल बांग्लादेश के, और इन्होंने साथियों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो साथियों कहां पर यह काम किया गया है मुझे बताइए? तो यह काम अपने भारत देश में कहा गया है। क्या? अपने भारत देश में रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। अपना देश भारत करेगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो साथियों 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है बताइए? तो ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन? निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना होगा। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है बताइए? तो किस राज्य की पुलिस ने? मैं कहूंगा तेलंगाना राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों श्रीलंका की, अगर बात करें तो किस देश में? श्रीलंका देश में पहला हिंदी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए
ई वीजा शुरू किया है? तो मैं कहूंगा साथियों इजराइल की अगर बात करें, इजराइल देश ने ही भारतीय यात्रियों के लिए ई वीजा शुरू किया है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 यानी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर किया गया है? तो साथियों गुजरात में ही 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। अगला देखिए कह रहे कि किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है? तो यह काम योगी जी के द्वारा किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ही ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया है। अगला देखिए किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। और डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ज्ञानदा काकती, क्या इनका नाम ज्ञानदा काकती, और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ये आखिर कौन है? तो ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। ये अभिनेत्री हैं। कौन है साथियों? ये अभिनेत्री थी। उसके बाद देखिए किसने अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? बताइए। तो अगर ब्रिटेन देश की बात करें, ब्रिटेन देश ने ही अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है। जारी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन टॉप पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? चलिए, तो सिंगापुर आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? तो साथियों कहां रखी है ये आपसे पूछा जा रहा है। विशाखापट्टनम में रखी है। कहां पर? विशाखापट्टनम में रखी है। अगला देखिए थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण ये कहां पर शुरू हुआ है? साथियों मुंबई में शुरू हुआ है। कहां पर थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। और किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्ति किया है? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर लेबनान हो जाएगा, यानी कि लेबनान की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्ति किया है। ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब यहां से अगर बात करें आपके सामने रीजनिंग के सवाल शुरू हो जाएंगे। देखिए रीजनिंग की अगर बात करें तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में रीजनिंग के पूरे 35 सवाल आएंगे। तो यहां पर साथियों उन 35 सवालों को हराने के लिए, उन 35 सवालों को कवर अप करने के लिए ऐसे 20 कॉन्सेप्ट लिए गए हैं जो बार बार हर एक एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। इसलिए इन सवालों को, 20 सवालों को आप लोग जरूर देखिएगा। तो पहला सवाल है, कह रहे सेल्वम और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलते, कहीं से ही चलते, मान लीजिए यहां से सेल्वन और नवीन चलते हैं। कह रहे कि सेल्वम जो चलता है वो 7 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। मान लीजिए सेल्वम की अगर बात करें, ये 7 किलोमीटर चलता है और दक्षिण में चलता है, यानी कि ये इस तरफ आएगा। देखिए मैंने आपको कई बार बताया, देखिए ये होता है दक्षिण, ये होता है साथियों पूर्व, ये होता है पश्चिम और ये होता है उत्तर। ठीक है, तो दक्षिण सेल्वम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, तो बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं ओर मुड़ गया, ये इधर 7 चला और इधर ये 5 किलोमीटर चला। कहने कि नवीन 5 किलोमीटर पूर्व में जाता है। नवीन तो अभी यहीं पर है, सेल्वम यहां से चला था, नवीन यहीं पर है। नवीन जो चलता है वो साथियों 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, तो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला दिया और बाएं मुड़ जाता है। क्या साथियों, कह रहे कि बाएं मुड़ जाता है, तो इसको हमने साथियों यहां पर बाएं मोड़ दिया। ठीक है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 चल गया। ठीक है, कह रहे कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एक ये है और एक साथियों ये है, टोटल दूरी कितनी होगी बताइए। तो साथियों 5 दूरी तो ये होगी 5 किलोमीटर, और इस दूरी की अगर हम बात करते हैं, इस दूरी की, तो ये दूरी जो है ना वो यही दूरी है। तो 5 और 7 कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं साथियों? 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जिनका आंसर भी मेरे आंसर से पहले आ गया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और जिनका बाद में उनका भी सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, उस विकल्प का चयन करिए दिए गए विकल्पों से भिन्न, यानी कि सबसे अलग इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, कौन सी आकृति, कौन सा चित्र आपको सबसे अलग लग रहा है बताइए। देखिए बी यहां पर है तो बी यहां से यहां आ गई, वाई यहां पर, वाई यहां से यहां आ गया। ठीक है,
स्टार यहां पर, स्टार से ये यहां आ गया और यहां से ये चीज ये यहां आ गई, ठीक है। यहां से ये यहां आ गई, यहां से ये यहां आ गया, लेकिन यहां से प्लस यहां पर आना चाहिए प्लस, लेकिन यहां पर नहीं है, तो मैं कहूंगा ये सबसे अलग हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा, सबसे भिन्न हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, देखिए आरपीएफ के कथन और निष्कर्ष वाले सवाल आरपीएफ के एग्जाम में जरूर पूछे जाते, तो इन सवालों को भी आप लोग देखिए जरा। कहने कि क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों का सहारा देना चाहिए, यानी कि भारत की सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब तर्क देखिए, तर्क आप देखिए और मुझे बताइए कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमजोर है। कहने कि हाँ भैया बिल्कुल सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, क्यों? क्योंकि खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार की सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। बिल्कुल साथियों, इन अनाथालयों की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं होती और सामाजिक स्थिति भी, तो साथियों सरकार को सहारे की आवश्यकता को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। कहने कि नहीं, भारत की सरकार को अनाथालयों को सहारा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए साथियों। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन पनप जाते हैं जहां पर अनाथ बच्चे ना के बराबर हो सकते हैं, ठीक है, या बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और वो सरकार से मुआवजा लेते रहते हैं संस्थान। तो ये भी बात तो सही है, कह रहे कि भैया अगर दोगे तो इसमें ये पनप जाएंगे, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनप जाएंगे और सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। बिल्कुल सही, तो दोनों ही तर्क आपके मजबूत हैं। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? दोनों तर्क मजबूत हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता कहती है, ठीक है भाई साहब। तो यहां पर अगर बात करें सीता क्या कह रही है, सीता एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही है, सीता एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही कि उसकी मां का पिता, यानी कि इनकी कोई माता जी होंगी, इनकी कोई मां होंगी, और इनके क्या, इन माता जी के क्या कोई पिताजी होंगे, इन माता जी के कोई पिताजी होंगे। सीता कह रही है इस लड़की की माता के पिता, तो इस लड़की के वो कौन हो गए? इस लड़की के वो नाना ही तो हो गए, इस लड़की के वो नाना हो गए, ठीक है। कहने कि उसकी मां के पिता मेरी बहन के दादा हैं, मेरी बहन, सीता कह रही है मेरी बहन के दादा हैं, या ये कह लो मेरे ही दादा हैं, यानी कि ये दादा हो गए इनके, ठीक है, ये इनके कौन हो गए? दादा हो गए, यानी कि दादा हैं, ठीक है, दादा या नाना है। कहने कि जबकि उसकी माँ उसके दादा नाना की इकलौती पुत्री, यानी कि ये जो इनके पिता की जो ये जो बेटी है ना, ये इकलौती पुत्री है। क्या है साथियों? इकलौती पुत्री है। तो कहा जा रहा है कि सीता का इस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा साथियों? बहन का ही तो संबंध हो जाएगा। क्या बहन का संबंध हो जाएगा? तो बहन कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि कौन सा आरेख पोशाक, साड़ी और शर्ट के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये साड़ी भी एक पोशाक है और शर्ट भी एक पोशाक है, तो एक काम करिए, ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी पोशाक हो गई, ये पोशाक हो गई, और ये साड़ियां हो गई, ये शर्ट्स हो गई। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है? ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन में से सबसे अलग कौन सा है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए देखिए, भूटान देश है, मालदीव देश है, नेपाल देश है, ये सारे के सारे देश साथियों अपने एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। लेकिन सेशल्स अगर महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ये अफ्रीका एशिया में नहीं है, बल्कि ये अफ्रीका में है। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसका दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है। क्या इनका मतलब यहां पर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, मतलब ए वाले में जो लेटर्स लिखे हैं कि ये लेटर्स यहां पर हैं, अगर हैं तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं, एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए सैलेंस लिखा हुआ है, तो एस ये हो जाएगा, ई ये हो जाएगा, और एल किधर गया? एल ये हो जाएगा, ई ये हो जाएगा सैलेन, और एन ई कहां पर है? ई ये हो गया, एन कहां पर? ये हो गया, यानी कि ये तो बन सकता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ल्यू मिचेल की अगर बात करें तो एल यू ये हो गया, एम ये हो गया, आई कहां पर? ये हो गया, एन ये हो गया, एन एन तो नहीं है, एन नहीं है, एन की जरूरत नहीं है, ठीक है। ल्यूमी ये हो चुका है, ल्यूमी यहां पर हो गया है। सी एच ई एल देख लो, सी ये हो गया, और एच ये हो गया, ई ये हो गया, और एल ये हो गया, यानी कि ये वाला भी साथियों बनाया जा सकता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरे वाले को चेक कर लेते हैं, मिलेंस, ठीक है, मिलेंस कह रहे हैं कि एम आई एल ए, तो एम किधर गया? एम आई ये हो गया, और एल ए किधर गया? एल ये हो गया, ए किधर गया? ए ए नहीं है भाई साहब,
ए यहाँ पर जो है पूरे मुझे ए नहीं दिख रहा है, तो मैं कहूँगा ये वाला नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि शीला पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है। तो सवाल में जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम कर देते हैं। मान लीजिए शीला यहां पर खड़ी है और शीला का मुख किस तरफ है, पूर्व की तरफ है, ठीक है। कह रहे कि 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। पहले मैं आपको बता दूं कि वामावर्त का मतलब क्या होता है, दक्षिणा का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ठीक है ना, घड़ी की सुई जैसे चलती है वो उसको कहा जाता है दक्षिणावर्त। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, सुई यहां पर है, फिर यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर, यानी कि ये जो क्रम में चला रहा हूं ना, ये दक्षिणावर्त चला रहा हूं। लेकिन घड़ी की विपरीत दिशा में की अगर बात करें, घड़ी की विपरीत दिशा की अगर बात करें, जैसे कि ऐसे 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 ये उल्टे क्रम में, तो इसको वामावर्त कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी शीला का मुंह पूर्व की तरफ है, कह रहे कि 90 डिग्री इसको वामावर्त घुमाया जाता है। वामावर्त का मतलब है कि ऐसे घुमा दो, ऐसे, मतलब ये यहां पर है ना अभी, तो ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया। फिर कह रहे हैं कि 225 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दो। तो देखिए 225 डिग्री पता क्या होता है, 90 घुमाओ और 90 घुमाओ और फिर 45 घुमाओ, ठीक है। तो हमने इसको दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में 90 घुमाएंगे यहां से, तो ये साथियों यहां पर आ जाएगा। फिर 90 घुमाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा, फिर 45 घुमाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। तो अब शीला किस तरफ मुंह किए हुए है, अब शीला इस तरफ मुंह किए हुए है। और ये दिशा क्या होती है साथियों, ये दिशा मैं आपको बता दूं, ये दिशा आपकी पश्चिम और ये दिशा दक्षिण। तो इस तरफ मुंह है तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। तो ये सवाल आपकी समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो अगले बढ़ जाइए, आगे वाला सवाल देख। अब यहां पर देखिए कि दी गई श्रृंखला में जो असंगत अक्षर है ना, उसके बारे में आपको पता लगाना है। देखिए साथियों, बी है, यहां पर एच है, यहां पर जे है, ठीक है, बी है, ई है, जे है और क्यू है, और साथियों यहां पर क्या है, जेड है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें कि बी में कितना प्लस करें, ठीक है, कि यहां पर ये आ जाए, तो यहां पर साथियों 2 से 8 हुआ है, तो मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया है। एच और यहां पर साथियों सिर्फ 2 बढ़ाया गया, यहां पर कितना बढ़ाया गया है, जे से क्यू हुआ है यानी कि 7 बढ़ाया गया, और यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर क्यू होता है, ये आपका 26 पर है। तो 17 से कितना हो गया साथियों, 26 हो गया, यानी कि यहां पर 9 बढ़ाया गया है। अब एक चीज यहां पर आप ये देखिए साथियों, क्या देखिए, देखिए 9 से 2 घटाया गया, 7 आ गया। अगर हम 7 में से भी साथियों क्या एक तरीके से घटा दें, ठीक है, 7 में से, अब आपको ये बताने कि यहां पर असंगत अक्षर आखिर कौन सा है, तो क्या दिक्कत यहां पर आपको लग रही है। देखिए ये तो फिर 6 है और ये बड़ा है, ठीक है, फिर यहां पर 2 आया है, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है घटते क्रम में होगा। क्या साथियों, घटते, जैसे कि 9 से यहां पर 7 हुआ है, तो 7 से वैसे यहां पर 5 आ जाना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, और फिर यहां पर साथियों क्या 3 आ जाना चाहिए। तो अगर बी में हम 3 बढ़ाते हैं तो साथियों ई आता है, ठीक है, और ई में अगर हम साथियों क्या 5 बढ़ा देते हैं तो कितना आ जाता है, जे आ जाएगा, बिल्कुल। जे में अगर हम 7 बढ़ा देते हैं तो क्यू आ जाएगा, और क्यू में 9 बढ़ा देते हैं तो जेड आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर एच नहीं आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो असंगत अक्षर कौन सा हो जाएगा साथियों, एच हो जाएगा। तो एच आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे हैं कि त्वचा का और कोशिका का और मेलेनिन के बीच आपको संबंध दर्शाना है कि सही संबंध यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये क्या हो गई, ये त्वचा हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें त्वचा ही होता है, ठीक है। त्वचा के बाद अगर बात करें साथियों, ये क्या हो गई, ये आपकी कोशिका हो गई। क्या हो गई साथियों, ये आपकी कोशिक हो गई, और कोशिक के अंदर आता है साथियों मेलिन। क्या, कोशिक के अंदर आता है साथियों मेलेनिन। तो कुल मिला के ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख आपका ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, तो बी आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर के सवाल जो है ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सबसे शानदार और सबसे दामदार है। कथन है और साथियों पूर्व अनुमान है। कथन के अकॉर्डिंग आपको बताने के कौन कौन से पूर्व अनुमान यहां पर सही है। कह रहे कि कथन में कहा जा रहा है जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेना है तो आपको रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत करना होगी। पूर्व अनुमान देखिए, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य, बिल्कुल साथियों रिकॉर्ड बुक अनिवार्य, अगर लाओगे तो प्रैक्टिकल परीक्षा आप दे पाओगे वरना नहीं दे पाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, तो ये यहां पर नहीं कहा गया, यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है कि भाई अगर रिकॉर्ड बुक दोगे तो प्रैक्टिकल परीक्षा दे पाओगे। और इसके अंतर्निहित जो पूर्व अनुमान है वो ऑप्शन नंबर ए वाला है, ये सेकंड वाला नहीं है। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है,
केवल पूर्व अनुमान एक अंतर्निहित है साथियों, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि स्मार्ट को यानी कि SMART को QOYTR लिखा जाता है, तो आपको बताना है साथियों उसी प्रकार प्राइम को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब देखिए यहाँ पर अगर साथियों हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देना, तो एस जो होता है वो 19 पर होता है, एम साथियों 13 पर होता है, ए 1 पर होता है, आर 18 पर होता है, टी 20 पर होता है। क्यू की अगर बात करें 17 पर, ओ की बात करें तो 15 पर, वाई जो होता है वो साथियों 25 पर होता है, टी आपका 20 पर होता है, आर 18 पर होता है। अब देखिए ये 19 से 17 हो गया यानी कि 2 घटाया गया, 13 से 15 हुआ 2 बढ़ाया गया, 1 से 25 हुआ 2 घटाया गया, 18 से 20 हुआ 2 बढ़ाया गया, और फिर से यहाँ पर 2 घटाया गया। तो 2 घटाना 2 बढ़ाना, 2 घटाना 2 बढ़ाना, ये वाली चीज चल रही है, तो इसमें भी हम 2 घटाएंगे। पी में साथियों 2 घटाओगे तो यहाँ पर आपका एन आ जाएगा, आर में 2 बढ़ाओगे टी आ जाएगा, आई में 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा साथियों, तो आपका जी आ जाएगा, और एम में 2 बढ़ाओगे ओ आ जाएगा, और इसमें 2 घटाओगे सी आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, NTGOC साथियों, NTGOC ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आपको बताना है क्या आएगा। सबसे पहले 2 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 29 है, तो अगला नंबर आपको बताना है साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, फटाफट बताइए। अब यहां पर अगर हम लोग लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें तो देखिए यहां पर ये 5 बढ़ाया गया है, यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 9 बढ़ाया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें 16 से 29 हुआ है तो 13 बढ़ाया गया, तो अब ये कितना कितना साथियों बढ़ाया जा रहा है, जरा देखिए। मतलब यहां पर भी 4 का बढ़ाया गया, यहां पर भी 4 बढ़ाया गया, तो यहां पर भी 4 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि 29 में 17 जोड़ दीजिए, ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा, तो 6 आ जाएगा और साथियों 4 आ जाएगा, यानी कि 46 आपका आंसर आ जाएगा। और 46 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है यहां पर कि कथन आपके सामने है और साथियों निष्कर्ष आपके सामने, 2 निष्कर्ष आपके सामने है। यानी कि कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये शैम्पू हो गए, ये क्या हो गए, ये शैम्पू हो गया, और इतने शैम्पू क्या हो गए, इतने शैम्पू कंडीशनर हो गए। यानी कि सभी तेल कंडीशनर हैं, सभी तेल जो है ना ये कंडीशनर हैं, सभी तेल कंडीशनर हैं, यानी कि साथियों तेल जो होंगे वो यहाँ ये आएंगे, ये तेल हो गए। तो अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी कि सभी तेल शैम्पू हैं, सभी तेल शैम्पू, भाई तेल ये है शैम्पू ये है, तो कैसे सभी तेल शैम्पू हो सकते हैं, गलत। कुछ शैम्पू तेल है, देखिए कुछ शैम्पू भी तेल नहीं है। हाँ अगर ये आता कुछ कंडीशनर शैम्पू है या कुछ शैम्पू कंडीशनर तो सही हो जाता, लेकिन कुछ शैम्पू तेल है, ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों, तो यहां पर पेन को 7 3 9 1 5 लिखा गया। देखिए अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ऐसा तो नहीं कि पी के लिए यहां पर 7, ए के लिए 3 ऐसे करके, और उसी प्रकार एम के लिए 4, ए के लिए 3 ऐसे करके लिखा हो। और ये भी हो सकता है कभी भी अगर 2 इस टाइप के आपको दिख जाए कि ये और ये, तो इसका मतलब है कि CH80 का कोड आपको इसमें सही मिलेगा। देखिए CH का कोड क्या है, 68 है, तो 68 हो गया। AT का कोड क्या है, ए ये हो गया यानी कि 3, और T का कोड क्या है 7, तो ये 5। तो यहाँ पर 68 35 क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है 68 35 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, बहुत ध्यान से साथियों इसको देखिएगा, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कह रहा है ना, तो साथियों ये मान लीजिए, ठीक है, ये महिला हो गई, क्या ये महिला हो गई, महिला की ओर इशारा करते हुए लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों, लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है, लड़का कहता है कि उसका पति, यानी कि ये महिला का पति, महिला का क्या, महिला का कोई पति होगा, ठीक है, महिला का जो पति है वो मेरी नानी का, क्या साथियों, मेरी नानी की बेटी का, मेरी नानी की बेटी कौन हो जाएंगी, इस लड़की की मम्मी हो जाएंगी, यानी कि इस लड़के की मम्मी का इकलौता भाई है। यानी कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। समझ में आया कुछ आपकी, कि जो मेरी ये लड़का है, जो मेरी मम्मी है,
मेरी मम्मी का भाई है ये, और ये कौन है, ये उस महिला का पति है। तो कह रहे हैं कि उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, यानी कि वो महिला उस लड़के को क्या कहेगी। तो ये क्या कहेगी साथियों, अरे भाई ये मामा हो गया, ठीक है। तो पति का भांजे को एक तरीके से क्या कहा जाता है साथियों, पति के भांजे को वही भांजा भतीजा कहेंगे। तो इसमें से साथियों आपका भांजा नहीं बल्कि भतीजा हो जाएगा, ठीक है। जो भी हो जाएगा भतीजा भांजा, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मतलब जो इसका होगा, ठीक है, वही इनका होगा। ये भांजा कहेगा, बहन की लड़की को भांजा कहा जाएगा, तो भांजा आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। यहां पर भी साथियों फिर से कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्योंकि 100% तय होता है कि 2 से 3 सवाल कथन निष्कर्ष के आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। तो सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं ये कहा गया है। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, सभी नाइट्रोजन क्या हो गए, अद्वितीय हो गए, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हो गए, ठीक है। कहने के सभी उर्वरक उपयोगी हैं, ये सभी उर्वरक क्या हो गए, सभी उर्वरक जो है ना वो क्या हो गए, वो उपयोगी हो गए, सभी उर्वरक उपयोगी हो गए। अब यहां पर पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कहने के कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, कुछ उर्वरक, बिल्कुल सर। तो देखिए सभी उर्वरक उपयोगी हैं, तो कुछ उर्वरक भी उपयोगी होंगे, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, भाई उर्वरक का नाइट्रोजन से कोई संबंध नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी में लिखा हुआ है तो ये आपका सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, कहा जा रहा है कि गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है। तो गणेश की बात चल रही है, तो गणेश सूर्य को शाम को, देखिए शाम में जो होता है ना सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। तो गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, थोड़ी देर बाद वो बाएं मुड़ता है। तो साइकिल किधर चला रहा है, सूर्य की दिशा में। सूर्य किधर होता है, पश्चिम की तरफ। तो गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल चलाता है, यानी कि किस तरफ साइकिल चला रहा है साथियों, वो पश्चिम की तरफ साइकिल चला रहा है। तो गणेश ये पश्चिम की तरफ चला गया, ठीक है, पश्चिम की तरफ। यहां पर साथियों अगर एक सेकंड, गणेश जो है ना वो पश्चिम की तरफ चला गया, और थोड़ी देर बाद वो बाएं मुड़ जाते हैं, यानी कि बाएं मुड़ दिया गया, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं। फिर साथियों यहाँ पर जो है ना वो दाएं मुड़ दिया गया, और थोड़ी बाद फिर से वो दाएं मुड़ जाते हैं, दाएं मोड़ दिया गया, ठीक है। करें कि अब वह किस दिशा के सामने खड़े। तो साथियों अब तो वो किस तरफ देख रहे हैं साथियों, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं, उत्तर आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस अनुपात में। अब यहां पर अगर बात करें, आपके सामने मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी मैथ के सवालों को भी साथियों देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि किस अनुपात में 8.30 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9.80 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाए, ताकि प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो साथियों अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो ये दोनों कीमत आप यहां पर रख लीजिए, 8.3 करके और 9.80 करके, और बीच में साथियों क्या रख लीजिए, 9 रख लीजिए। अब इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी कि अगर 9 में से 8.3 जाता है तो 0.70 बचेगा, 9 में से इसको घटाते हैं तो साथियों 0.80 बचेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8:7 यहां पर आ जाएगा। यानी कि किस अनुपात में, तो 8:7 में। 8:7 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। कि निम्नलिखित 4 उम्मीदवार हैं, ए बी सी डी, ठीक है, और इनके अंक ये हैं, 560 में से 420 प्राप्त किए ए ने, 720 में से 560 प्राप्त किए बी ने, 500 में से 415 प्राप्त किए सी ने, और डी ने 650 में से 485 प्राप्त किए। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये कुछ नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा किसने अंक प्राप्त किए हैं, कुल मिला के दूसरे नंबर पर कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर ए का हम लोग प्रतिशत निकाले कि मान लीजिए 560 में से 420 अंक प्राप्त किए हैं, तो कितने प्रतिशत किए हैं ए ने, तो 420 गुणा 100 और नीचे क्या आ जाएगा, 560 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है ना। इसको अगर बात करें साथियों तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूना इतना हो जाएगा। ठीक है, 7 तियां 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा, यानी कि 25 तियां कितना हो जाएगा साथियों 75 हो जाएगा। यानी कि ए ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 75% अंक प्राप्त किए। अब बी का इसी प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, बी का इसी प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, 560 गुणा 100 और बटे में क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 2 अट्ठे 16 हो गया। इसको कट करेंगे तो साथियों इतना आ जाएगा। ठीक है, 12 12 से कटेगा। ठीक है, 140 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है। 1 0 ये बचा है, ये साथियों इसमें आपका लग जाएगा। अब बी की अगर बात करें तो बी का साथियों यहाँ पर कितना निकलता है, 14 आ गया और ये 1400 आ गया, कितना आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर कट करें 140 होगा, 140 नहीं है 1400 है क्या, देख लेते हैं साथियों यहाँ पर। अब इसको साथियों 2 से कट करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 से कट होगा, 9 से तो भाई साहब ये नहीं कट हो पा रहा है। तो आंसर कुल मिला के कैसे आएगा, पॉइंट में आएगा। 9 एकम 9 9 अट्ठे 72 9 सत्ते ठीक है 63 हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा, तो अब यहाँ पर साथियों 7 आ जाएगा, फिर से 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो कुल मिला के 77% करके कुछ आएगा यहाँ पर। तो 77 करके यहाँ पर कुछ आएगा। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ए को निकाला, जैसे हमने बी को निकाला, उसी प्रकार से हमें अब सी को निकालना होगा। तो सी की बात करें तो 415 गुणा 100 और बटे क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 अट्ठे 40 5 तियां 15, यानी कि सी बराबर कितना आ गया साथियों 83% आ गया। चलिए अब उसके बाद डी को निकाल लेते हैं और आंसर हमारा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करें साथियों 485 आ गया, गुणा यहाँ पर 100 आ गया और बटे कितना आ जाएगा 650 यहाँ पर आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए क्या ये साथियों 13 से आपका कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो कट करके देखिए 13 26 13 39 13 चक्कू 52 13 तियां आपका कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। कितना बचेगा साथियों 9 बचेगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो 13 सत्ते कितना हो गया, कुल मिला के साथ तो यहाँ पर 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट करके कुछ आएगा तो 37 दूना कितना हो जाएगा साथियों लगभग 74 हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ जाएगा साथियों 74% यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा था, कह रहे कि किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। देखिए पहले नंबर पर किसका सबसे ज्यादा है, इसका। दूसरे नंबर की अगर बात करें साथियों किसका, इसका है, यानी कि बी वाला जो होगा वो दूसरे सर्वोच्च पायदान पर होगा। तो बी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक दुकानदार 300 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। अगर ऊपरी व्यापार उसके लागत मूल्य का 20%, लागत मूल्य कितना है 300 रुपए है और इसका 20% यानी कि 60 रुपए ऊपरी व्यय पर खर्च हो जाता है। तो कुल मिला के उसका लागत मूल्य कितना निकलेगा 360 निकलेगा। ठीक है, कह रहे कि अगर 30% का लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए साथियों बताइए। देखिए 300 रुपए का वो है और 20% उसका एक तरीके से ऊपरी खर्चा निकलता है, तो मैं कहूंगा 60 रुपए निकलता है। तो कुल मिला के ये 360 रुपए का हो जाएगा। इसका जरा इसको अगर आपको 30% लाभ पर बेचना है तो साथियों इसको 130% पर बेचना है, तो ये कितने रुपए में बिकेगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपको 36 की गुणा साथियों 13 से कर लेनी है। 6 तियां 18 हो जाएगा, 3 तियां 9 और 1 10 हो जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे, यानी कि 468 रुपए में साथियों वो चीज बिक पाएगी। तो इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4800 रुपए का 16 सही 2/3 का 0.25% कितना होगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए इसको अगर सबसे पहले हम कैलकुलेट करें 16 सही 2/3% को, तो 16 3 48 और 2 50, 50/3% यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 4800 रुपए का 4800 रुपए का है तो गुणा लग जाएगा। 16 सही 2/3 को 50/3 लिखा गया है, तो सॉरी 50/3 लिखा गया और ये प्रतिशत लगाए तो इसलिए साथ में यहाँ पर गुणा 100 आ जाएगा। गुणा 2.25% लिखा है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे आपका क्या बढ़ जाएगा साथियों, नीचे आपका यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट लगा है
ठीक, और ये प्रतिशत भी तो है ना, तो इसलिए साथियों क्या यहाँ पर नीचे 100 भी आ जाएगा, ये बात क्लियर है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर बात करें इस 3 से, देखिए क्या हो जाएगा, ये 48 कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18 आपका हो जाएगा। और इस 25 से यहाँ पर साथियों 4 आ जाएगा, और ये 4 से यहाँ पर 16 कट होगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इससे अगर इसको कट करें तो यहाँ पर साथियों 25 आ जाएगा, 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कि 2 रुपए आपका आंसर आ गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक कार्यालय में काम को करते हुए इन व्यक्ति वह 60 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, यानी कि इन व्यक्ति हैं और इन व्यक्ति होंगे कुछ इन व्यक्ति, ठीक है, तो ये 60 दिनों में वो काम पूरा कर लेते। कह रहे कि अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लिए जाएं, यानी कि इन व्यक्ति तो पहले से थे और 12 व्यक्ति इसमें और आ जाते हैं, तो आप कुल मिला के इतने लोग हो जाते हैं। तो वही काम को पूरा करने में 12 दिन कम लगते हैं। कितने? 12 दिन कम लगते हैं। पहले 60 दिन लग रहे थे, पहले 60 दिन लग रहे थे, तो अब साथियों 12 दिन कम लगेंगे, यानी कि 48 दिन का समय लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि शुरुआती में वहां कितने लोग थे, शुरुआती में वहां कितने लोग थे, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इन कितना होगा, देखिए तो ये गुणा करेंगे तो 60 इन हो जाएगा बराबर 48 की गुणा इन से करेंगे तो 48 इन हो जाएगा, और 48 की गुणा अब साथियों 12 से करेंगे तो इसको गुणा करा के देख लेते हैं। ठीक है, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 एकम 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 6 आ गया। 576 यहां पर आ जाएगा, 576 यहां पर आ चुका है। अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या होगा, n बराबर 48 n, एक काम करिए, ठीक है, ये 60 n है, एक सेकंड इसको घटा लीजिए साथियों। क्या 60 इन यहां पर लिखा हुआ है, बराबर के उधर 48 n है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। 60 इन में से 48 इन जाएगा साथियों, 12 इन बचेगा, 12 इन बराबर 576 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए कि n बराबर आपका कितना हो जाएगा, n बराबर अगर बात करें तो 576 बटे 12 हो गया। इसको साथियों कट करिए जरा, ठीक है, 3 से कट करेगा, 4 से कट करेगा, 2 से कट करिए, देखिए 6 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 6 से कट होगा, हो जाएगा, ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 48 आ चुका है। यानी कि शुरुआती में वहां कितने लोग थे, तो 48 लोग थे। तो ऐसे साथियों होगा आपका ये वाला सवाल। तो ये सवाल साथियों आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर अगर साथियों बात करें, यहां पर आपने सब कुछ देखा, जैसे जैसे पेपर में जिस टाइप के सवाल आए हैं वैसे वैसे साथियों यहां पर आप लोगों ने देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा।